नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एलाइट जीएस पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा लूसेंट सामान्य ज्ञान का इतिहास। अगर हम अपने पहले पड़ाव की बात करें तो शुरुआत वैदिक संहिताओं से होती है। हाँ, जो कि सबसे प्राचीन स्रोत है। मैंने हमेशा पढ़ा है कि ऋग्वेद और अन्य संहिताओं की भाषा बहुत ही काव्यात्मक और काफी गूढ़ है। तो क्या आम लोगों के लिए इन्हें समझना आसान था? एकदम सटीक सवाल है। वैदिक संहिताओं को समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो फिर इसका समाधान कैसे निकाला गया? एक ऐसा दौर आया जब इन वेदों की आसान व्याख्या करने की जरूरत महसूस हुई। यहीं से गद्य में मतलब प्रोज में ब्राह्मण ग्रंथों की शुरुआत होती है। अच्छा, इन्हें हम वेदों की पहली गाइड बुक या कमेंट्री मान सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। हर वेद के अपने अलग ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए ताकि उनके कर्मकांडों का सही अर्थ समझाया जा सके। इसमें यजुर्वेद से जुड़ा जो शतपथ ब्राह्मण है वो बहुत ही खास माना जाता है ना? हाँ, शतपथ ब्राह्मण बहुत अहम है। ये सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं है। अगर हम इसके भौगोलिक महत्व को देखें तो इसमें गांधार, कुरु, पंचाल जैसे प्राचीन राज्यों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यानी इन जगहों के जिक्र से हमें ये पता चलता है कि उस समय तक सभ्यता का विस्तार किन इलाकों तक हो चुका था। एग्जैक्टली। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि सभ्यता का केंद्र अब केवल सिंधु नदी के आसपास नहीं था, बल्कि वो पूरब की ओर गंगा के मैदानों तक फैल रहा था। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। ये ग्रंथ राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले की ऐतिहासिक घटनाओं को समझने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। राजनीतिक सत्ता के केंद्र कैसे बदल रहे थे, ये इसमें साफ झलकता है। यहाँ पर हमारे स्रोतों में एक बात जो सच में चौंकाने वाली लगी और जहाँ हमें थोड़ा रुककर विश्लेषण करना चाहिए, वो है उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति। हाँ, ग्रंथों में बहुत ही विरोधाभासी दृष्टिकोण मिलते हैं। और हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम इन विचारों का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ निष्पक्ष रूप से ये देख रहे हैं कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में क्या दर्ज है। बिल्कुल, इतिहासकार का काम यही है। तो एक तरफ मैत्रेयणी संहिता है जिसमें स्त्री को जुआ और शराब के बाद पुरुष का तीसरा मुख्य दोष या बुराई बताया गया है जी। लेकिन ठीक उसी कालखंड के आसपास दूसरी तरफ शतपथ ब्राह्मण है। हाँ। जहां स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहकर बहुत ही उच्च और सम्मानजनक स्थान दिया गया है। ये विरोधाभास काफी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये विरोधाभासी इतिहास के अध्ययन को इतना रोचक बनाता है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि प्राचीन भारत का समाज कोई मोनोलिथिक या एक ही विचारधारा वाला समाज नहीं था। मतलब समाज के भीतर अलग अलग दर्शन और विचारधाराएं एक साथ पनप रही थीं। बिल्कुल। एक ही समय में कोई वर्ग महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे रहा था तो कोई वर्ग उन्हें दोयम दर्जे पर रख रहा था। ये वैचारिक विविधता आगे चलकर और भी गहरी होती है, खासकर जब हम ब्राह्मण ग्रंथों से आरण्यक और उपनिषदों की तरफ बढ़ते हैं। सही कहा। मैंने आरण्यकों के बारे में सुना है कि इनका नाम अरण्य यानी जंगल से पड़ा है। तो क्या लोग उस समय कर्म कांडों से ऊबकर जंगलों की तरफ जा रहे थे? ऐसा कह सकते हैं। आरण्यक मुख्य रूप से यज्ञ और कर्मकांडों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हैं। यानी लोग इसके पीछे के दर्शन को समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा था जो कह रहा था कि सिर्फ आग में आहुति देना काफी नहीं है। लोग जंगलों में एकांत में बैठकर इन कर्म कांडों के आध्यात्मिक अर्थ पर चिंतन कर रहे थे। और यही चिंतन हमें उपनिषदों तक ले जाता है जो भारतीय दर्शन का शिखर माने जाते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार कुल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 13 मूलभूत उपनिषद हैं। इनमें यज्ञ और पशुबलि से ध्यान हटाकर आत्मा और ब्रह्म के दर्शन पर जोर दिया गया है। इसी दार्शनिक विकास के क्रम में समाज को व्यवस्थित करने के प्रयास भी हो रहे थे। जी। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण ज्वालोपनिषद है। अच्छा, इसमें क्या खास है? इस उपनिषद में पहली बार मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटने का स्पष्ट वर्णन मिलता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक पूरा सामाजिक ढांचा था जो उस दौर में विकसित हो रहा था। सही कहा, ताकि व्यक्ति का जीवन और समाज सुचारू रूप से चल सके। तो ये तो हो गई बात उन ग्रंथों की जो धर्म दर्शन और जीवन जीने के तरीके पर केंद्रित थे। अब इस चर्चा के दूसरे मुख्य स्तंभ पर आते हैं, जो कि है पुराण और हमारा धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर साहित्य। बिल्कुल, जब भी पुराणों का जिक्र आता है तो दिमाग में देवी देवताओं की कथाएं आने लगती हैं। तो फिर इतिहासकार पुराणों को इतना महत्व क्यों देते हैं? ये एक बहुत ही आम धारणा है कि पुराणों सिर्फ धार्मिक कथाएं हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि प्राचीन भारतीय राजवंशों का
सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण इन्हीं पुराणों में छिपा है। इनके रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा माने जाते हैं। कुल 18 पुराण हैं। हाँ, लेकिन इतिहासकारों के लिए सबसे अहम बात यह है कि इनमें से केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली या उनके राजघरानों का इतिहास मिलता है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत पुराण। सिर्फ 5 में? इसका मतलब है कि बाकी पुराणों का फोकस राजनीति या राजाओं पर था ही नहीं। यही इसका सबसे बड़ा इंसाइट है। पुराण मूल रूप से आम जनता के लिए रचे गए थे, जिनका मकसद कथाओं के जरिए नैतिक शिक्षा देना था, न कि राजाओं का रिकॉर्ड रखना। लेकिन जिन 5 पुराणों में वंशावलियां हैं, वे इतिहासकारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। हम विशिष्ट पुराणों को विशिष्ट राजवंशों के साथ जोड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल, जैसे विष्णु पुराण हमें मौर्य वंश के इतिहास की बहुत गहरी जानकारी देता है। और सबसे प्राचीन माने जाने वाले मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश का पता चलता है। और गुप्त वंश के शानदार दौर को समझने के लिए वायु पुराण सबसे प्रमुख स्रोत है। इन पुराणों से जुड़ा एक दिलचस्प सामाजिक पहलू भी हमारे स्रोतों में सामने आया। उस समय समाज के कुछ वर्गों जैसे स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। जी हाँ। लेकिन पुराणों को लेकर नियम अलग थे। हाँ, और ये तत्कालीन समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि पुराणों की भाषा बहुत ही सरल संस्कृत थी, इसलिए मंदिरों में पुजारियों द्वारा इनका पाठ किया जाता था, जिसे स्त्रियां और शूद्र भी सुन सकते थे। एक तरह से ये उस समय ज्ञान के लोकतंत्रीकरण का एक शुरुआती रूप था, जहां समाज का हर तबका इतिहास और मिथक से जुड़ पा रहा था। एकदम सही। लेकिन अगर हम धर्म और पुराणों के दायरे से पूरी तरह बाहर निकलें, तो हमें विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष साहित्य देखने को मिलता है। हाँ, इतिहास को बकायदा इतिहास की तरह लिखने के प्रयास भी तो हुए होंगे। यहाँ मुझे चाणक्य के अर्थशास्त्र का ध्यान आता है, जो मौर्यकालीन इतिहास का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। चाणक्य का अर्थशास्त्र राजकाज चलाने का एक मैनुअल है। इसमें 15 अधिकरण हैं। हालांकि इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये मुख्य रूप से राजनीति और प्रशासन पर केंद्रित है। बिल्कुल, लेकिन जब हम विशुद्ध क्रमबद्ध इतिहास की बात करते हैं, तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से लिखने का सबसे बेहतरीन प्रयास 12वीं सदी में कल्हण ने किया था। उनकी पुस्तक राजतरंगिणी का जिक्र हमारे सभी स्रोतों में प्रमुखता से है। इसमें 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंग कहा गया है। ये कश्मीर का विस्तृत इतिहास है। कल्हण की राजतरंगिणी को एक मास्टरपीस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कल्हण ने एक सच्चे इतिहासकार की तरह काम किया। मतलब उन्होंने सिर्फ राजाओं की तारीफें नहीं लिखी। वे एग्जैक्टली प्राचीन काल में अक्सर दरबारी लेखक राजाओं की सिर्फ तारीफें लिखते थे, लेकिन कल्हण ने शासकों की प्रशंसा के साथ साथ उनकी कमियों और क्रूरताओं को भी उजागर किया। उन्होंने विभिन्न शिलालेखों और पुराने दस्तावेजों का अध्ययन करके ये किताब लिखी थी, जो उस दौर के हिसाब से बहुत ही आधुनिक तरीका था। और साहित्य से इतिहास निकालने की बात हो रही है, तो व्याकरण के ग्रंथों को कैसे भूल सकते हैं? ये सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है कि ग्रामर की किताब में हिस्ट्री कैसे मिल सकती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है, उससे हमें मौर्य काल से पहले की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यहाँ एक बहुत ही शानदार फैक्ट ये है कि अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि यानी स्क्रिप्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये साबित करता है कि उस समय तक लिखना एक व्यवस्थित रूप ले चुका था। इसी तरह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, जिससे हमें शुंग वंश के इतिहास की अहम जानकारी मिलती है। व्याकरण के नियम समझाते समझाते ये लेखक अनजाने में ही अपने आसपास के समाज का अक्स अपनी किताबों में छोड़ गए। ये सभी तो हो गए हमारे अपने देशी स्रोत, लेकिन एक तस्वीर तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसे बाहर से न देखा जाए। हाँ, और यहीं से हमारी चर्चा का तीसरा और शायद सबसे रोमांचक पहलू शुरू होता है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य। जब दुनिया के अन्य हिस्सों से लोग भारत आए तो उन्होंने इस देश को कैसा पाया? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसकी पुस्तक इंडिका ने दुनिया को मौर्य प्रशासन के बारे में बताया। बिल्कुल। लेकिन मुझे चीनी यात्रियों के विवरण सबसे ज्यादा अद्भुत लगे, खासकर हुएनसांग की कहानी। हुएनसांग का भारत आना किसी महाकाव्य से कम नहीं है। वो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन से चला और लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। उसका मुख्य उद्देश्य भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करना और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना था। उस समय नालंदा के कुलपति आचार्य शीलभद्र के। हुएनसांग ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा वह सियुकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उसने 138 देशों का विवरण दिया है। उसके विवरण में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है
वो है उसका बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन। एक विदेशी होने के बावजूद उसने सिर्फ अपने मतलब की चीजें नहीं देखी। हाँ, हमारे स्रोतों के अनुसार एक बहुत ही रोचक तथ्य जो वो उजागर करता है वो यह है कि उस समय सिंध का राजा एक शूद्र था। और सिर्फ यही नहीं, वेनसांग ने उस समय के धार्मिक परिदृश्य का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है। वह बताता है कि लोग बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी समान रूप से पूजन करते थे। यह प्राचीन भारत की उस धार्मिक सहिष्णुता और मिलीजुली संस्कृति का बहुत बड़ा सबूत है, जहां अलग अलग मान्यताएं एक ही समाज में शांति से पूजी जा रही थीं। चीनी यात्रियों के बाद अरबी यात्रियों का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। से कम नहीं है। ये पुस्तक 80 अध्यायों में बटी हुई है। अलबरूनी की विद्वता का दायरा बहुत बड़ा था। उसने धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, मूर्तिकला और विज्ञान के विषयों पर भी विस्तार से लिखा। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि इसमें केवल राजाओं की राजनीति नहीं है। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो संस्कृत सीखकर हमारे ग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर रहा था। ये राजपूत कालीन समाज का एक जीता जागता और बहुत ही निष्पक्ष दस्तावेज है। और इब्न बतूता की कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। 14वीं शताब्दी में लिखा गया उसका वृतांत रहला बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जब वो दिल्ली पहुंचा तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इब्न बतूता को सीधे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। सोचिए, एक बाहरी यात्री किसी देश की न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर पहुंच जाए। ये उस दौर के खुलेपन और योग्यता को दिए जाने वाले सम्मान को दर्शाता है। बिल्कुल, विदेशी यात्रियों ने हमें बहुत कुछ बताया है, लेकिन इतिहास का एक अलिखित नियम है। लिखित स्रोतों पर तब तक पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि जमीन से निकले साक्ष्य उनकी पुष्टि न कर दें। पुरातात्विक साक्ष्यों या आर्कियोलॉजी का काम ही यही है। जब हम लिखित ग्रंथों को इन पुरातात्विक सबूतों के साथ रखकर देखते हैं तो इतिहास एकदम से जीवंत हो उठता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेखों का अपना एक अलग ही रुतबा है। हमारे स्रोतों में एक ऐसे अभिलेख का जिक्र है जो भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाता है। एशिया माइनर यानी आज के तुर्की के पास मिला बोगाचकोई का अभिलेख। हाँ, यह पुरातात्विक साक्ष्यों का सबसे बेहतरीन और वैश्विक जुड़ाव वाला उदाहरण है। 1400 ईसा पूर्व के इस बोगाचकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं के नाम स्पष्ट रूप से खुदे हुए हैं। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये इस बात का एक अकाट्य प्रमाण है कि उस दौर में भारत और मध्य एशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक और भाषाई संबंध थे। इसी तरह सिक्कों से भी हमें तत्कालीन जीवन शैली का पता चलता है, जैसे अरिकमेडू से रोमन सिक्कों का मिलना। यह साबित करता है कि रोम के साथ हमारा व्यापारिक संबंध था। और सबसे प्राचीन आहत सिक्कों से अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, पंचमार्क्ड कॉइन्स जिन्हें कहते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगते हैं वो सिक्के जो राजाओं के व्यक्तिगत शौक बताते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक महान योद्धा और शासक जो साथ ही एक बेहतरीन संगीतकार भी था। ये बात हमें उनके किसी दरबारी ने नहीं बल्कि उस छोटे से सिक्के ने बताई है। सिक्के और शिलालेख तो राजाओं की कहानी कहते हैं, लेकिन अगर हम और भी पीछे जाएं तो पुरातत्व हमें आम इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत करीब ले जाता है। कश्मीर के बुर्जोहोम का पूरा स्थल इसका एक क्लासिक उदाहरण है। वहां खुदाई में गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर मिले हैं, जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। सर्दी से बचने का ये उनका अपना तरीका था। और वहां से एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रथा का भी पता चला है। वहां इंसान के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी एक ही कब्र में दफनाने के सबूत मिले हैं। ये एक बहुत ही अनोखी खोज है। ये जानवरों के साथ उनके गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। कोई लिखित ग्रंथ हमें ये बात इतने स्पष्ट तरीके से नहीं बता सकता था जितनी इस खुदाई ने बता दी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे प्राचीन वेद, ब्राह्मण और उपनिषद हमारी दार्शनिक सोच का विकास बताते हैं। पुराण और सेक्युलर ग्रंथ राजकाज और समाज का हिसाब रखते हैं। विदेशी यात्रियों की डायरियां बाहर वालों के नजरिए से हमारा अक्स दिखाती हैं, और जमीन के नीचे से निकले पत्थर और सिक्के इन सभी बातों की ठोस पुष्टि करते हैं। ये सारे स्रोत मिलकर भारतीय इतिहास का एक बहुत ही सकरंगी और जीवंत चित्र उकेरते हैं। इस पूरी यात्रा से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इतिहासकारों को सत्य की तह तक पहुंचने के लिए
इन अलग-अलग और कभी-कभी विरोधाभासी स्रोतों को तौलना पड़ता है। जैसा कि हमने स्त्रियों की स्थिति के बारे में देखा, किसी एक ग्रंथ या किसी एक यात्री के विवरण को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। ठीक उसी तरह आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में, जहां चारों तरफ जानकारी की बाढ़ है, हमें भी किसी एक स्रोत पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हमें क्रिटिकल थिंकिंग अपनानी चाहिए। अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना और उनका निष्पक्ष विश्लेषण करना ही सत्य तक पहुंचने का सबसे सही तरीका है। यह एक बहुत ही सटीक तुलना है और आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार जो आगे की खोज के लिए एक नया दरवाजा खोल सकता है। वो क्या है? महान दार्शनिक विचारों, राजा महाराजाओं के युद्धों या व्यापार की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी ये ख्याल आता है कि उस समय का आम इंसान प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटता था? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हमारे स्रोतों में एक सौघायरा अभिलेख का जिक्र है। ये अभिलेख हमें बताता है कि अकाल या दुर्भिक्ष के समय के लिए खाद्यान्न सुरक्षित रखने की व्यवस्था उस दौर में भी मौजूद थी। में सोचने पर मजबूर करता है, अगर उस प्राचीन काल में अकाल से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट या संकट प्रबंधन की इतनी सुदृढ़ नीतियां मौजूद थी, तो क्या हमारे पूर्वजों ने ऐसी और भी कई व्यवस्थाएं बनाई थी? हो सकता है कि ऐसे कई और नीतियां आज भी किसी अछूते अभिलेख या जमीन के नीचे छिपी हमारी राह देख रही हो। बिल्कुल, इतिहास का पन्ना कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। ये सचमुच इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए छोड़े गए सुरागों का एक खजाना है। इस सफर में आज इतना ही। अगली बार एक नए विषय और कुछ और दिलचस्प विश्लेषणों के साथ फिर मिलेंगे।